नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी की दूसरी टेस्ट सीरीज। कल भी मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आया था और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए आप रोज एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, आर्मी का मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, वो भी कंटिन्यू जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता मैं ये क्रम जारी रखूँगा। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए दूसरा मॉडल पेपर लेकर आया हूँ जिसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे जुड़ा है। तो आप सबके पास 3 सेकंड का समय है आंसर देने का, कष्ट करें। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद से जुड़ा है। अब बात करते हैं इसकी पूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह पुरस्कार खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। जो कोच होता है, गाइड करते हैं खेल खेलने के लिए, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार का नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो महाभारत में गुरु द्रोण थे वो पांडवों को शिक्षा देते थे, इसलिए इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य पड़ा था। इसका प्रथम अलंकरण, इसका प्रथम संस्करण पहली बार ये 1985 में दिया गया और इस पुरस्कार के अंतर्गत नगद पुरस्कार 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इस पुरस्कार के अंदर राशि कितनी दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, इस पुरस्कार के अंदर 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने की? 5 लाख की। और यह पुरस्कार युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आपके पास 3 सेकंड का समय है। इसका आंसर होगा दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अब देखो इसकी संपूर्ण जानकारी। दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक 5 मंदिरों का समूह है। यह मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ था। 1231 में वास्तुपाल और तेजपाल नामक के 2 भाइयों ने बनवाया था। किन्होंने? वास्तुपाल और तेजपाल नाम के 2 भाइयों ने। ये सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू में स्थित है। 5 मंदिरों का समूह है और संगमरमर का बना हुआ है। आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों झारखंड में। और अगर बात करें विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम का, तो सबसे ज्यादा 70% 3 देशों के पास है। कौन कौन से वो देश? कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं यूरेनियम परमाणु संख्या कितनी होती है। तो यूरेनियम की जो परमाणु संख्या है वो होती है 92। इसे यू नाम से भी जानते हैं और ये सबसे भारी तत्व है और एक्टिनाइड श्रेणी की तृतीय तत्व है। भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम झारखंड में होता है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जीव अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो एक कुत्ता था जिसका नाम था लाइका। क्या नाम था? लाइका। अब बात करते हैं इसकी कि ये कहाँ का था। ये रूस का था। कहाँ का? रूस का। वर्ष 1957 में रूस के स्पुतनिक 2 में यह भेजा गया था। यह एक मादा श्वान थी। क्या थी? मादा श्वान। आगे बात करते हैं, भारत द्वारा बनाया गया यूएवी का क्या नाम है? तो इसकी फुल फॉर्म है अनमैनेड एरियल व्हीकल। क्या नाम है? अनमैनेड एरियल व्हीकल। अब देखो, डीआरडीओ द्वारा यह बनाया गया है। यह एक मानव रहित विमान है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विकसित किया गया और इसे ड्रोन भी कहा जाता है। और वैसे ड्रोन एक अंग्रेजी शब्द है दोस्तों। इसका अर्थ होता है नर मधुमक्खी। क्या होता है? नर मधुमक्खी। अब भारत द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों निशांत। क्या नाम है? निशांत। आगे बात करते हैं, फतेहपुरी सीकरी में इबादत खाना बनाने वाले का क्या नाम है? तो इबादत खां जिसने बनाया था उसका नाम था मुगल सम्राट जलालुद्दीन अकबर।
मुगल सम्राट जलालुद्दीन अकबर, यह इबादत खाना 1575 में बनवाया गया था और यह जो धर्मगुरु थे या नेता थे उनको इकट्ठा करने के लिए एक सभा भवन बनाया गया था जिसमें धर्मगुरुओं से शिक्षा पर चर्चा की जा सके, इसके लिए बनाया गया था। ये यूपी के अंदर है, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बात करते हैं हम, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर है वह दोस्तों कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर? कोणार्क में। भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुराई नगर के अंदर है कोणार्क स्थित। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है और इसके अंदर शिव और पार्वती का मंदिर है। आगे बात करते हैं, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति को परिवर्तन को कहते हैं त्वरण। आगे की बात करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू क्या नाम है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम है खाने का सोडा। क्या नाम है? खाने का सोडा। आगे बात करते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में खनिज लवण पाया जाता है लोहा। आपको पता है सबसे ज्यादा लोहा किस में मिलता है। तो पालक के अंदर सबसे ज्यादा लोहा मिलता है प्रचुर मात्रा में। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 75 किमी प्रति घंटे की गति से चलती है तो 45 मिनट में कितनी किमी का सफर तय करेगी। तो 1 घंटे में दूरी तय करती है 75 किमी की, तो 45 मिनट में कितने किमी का सफर तय करेगी। तो साधारण सा ट्रिक, सीधा आप 45/60 डिवाइड 75 कर दो, आपके सामने आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 3, 15 से कट जाएगा, ये आएगा 4। अब आप 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 225 और 225 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 56.25। क्या निकल कर आ जाएगा? 56.25 किमी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य है 900, तो कितने का लाभ हुआ? 150। अब देखो, लाभ हमेशा आपको पता है किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो मुझे 750 रुपये का लाभ हुआ, 150 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना था मेरा? 750 डिवाइड बाई 100। अब देखो मैं इसको काट दूंगा, 0 को 0 से, ये कट गया 5 बार और 100 में 5 का डिवाइड किया तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा 20% का क्या हुआ? लाभ। क्या हुआ? 20% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक शहर की जनसंख्या। अब देखो ये क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है जिसमें से 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी। तो इसके अंदर सूत्र लगेगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का, और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं लगाकर हम एक आसान सी ट्रिक लगाते हैं कि अगर 2 वर्ष का ब्याज हो तो एक साधारण सा ट्रिक है, हम 2:1 लिखेंगे, और अगर 3 वर्ष का ब्याज है तो हम लिखेंगे 3:3:1। अब देखो जैसे मैंने ये लिख लिया 3:3:1, सीधा हमें 64,000 का 10% देखना है, कितना हुआ? 6400। ठीक है, और फिर एक बार मुझे 6400 का 10% निकालना है, कितना हुआ? 640, और फिर 640 का 10% 6400। ये एक ट्रिक है कि जब भी 3 वर्ष का ब्याज पूछे तो आप 3:3:1 लिख दो, 2 का पूछे तो आप 2:1 लिख दो, 4 का पूछे तो आप 4:6:4:1 लिख दो, और 5 का पूछे तो आप 5:10:10:5:1 लिख दो। तो 3 का पूछा है तो मैंने 3:3:1 लिख दिया। अब इन सबको काउंट कर लो, ये सब काउंट करोगे 6400, 640, 600, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कराना है ऐसे, तो ये सब आपके सामने निकल कर आएंगे 21,184। करके देख लो चाहे आप, 21,184। अब ये 21,184 जो जनसंख्या है वो वृद्धि हुई है, और पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो 64,000। तो 64,000 में अगर आप 21,184 काउंट कर दोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, वो होगा 85,184। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वृत्त की परिधि है 88 मीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है
2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर। अब देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं हम कि इसकी परिधि कितनी बताई, एक वृत्त की परिधि है 88 मीटर, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, 2 पाई आर है ना वृत्त की परिधि, त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई आर, तो आर बराबर कितना हो गया 88/2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर बराबर हो गया 88/2, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो 88 इंटू 7/22 इंटू 2। पाई का मान 22 ही होता है भाई, ठीक है ना, पाई आर का मान 22, ठीक है। अब इसको कट कर दो आप, ये कितना हो गया 4, 2 क्या 2, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना निकल कर आएगा 14 मीटर। वापिस बता देता हूं एक बार दोस्तों, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर बराबर 88 मीटर। अब इसको हल करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 88 इंटू 7 22 इंटू 2, 22 को 4 से काटोगे तो 22 चौको 88 और 2 को 4 से तो 2 दूनी 4 और 7 को 2 से गुणा किया तो मेरे पास निकल कर आएंगे 14 मीटर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया था कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े वेब पेज को बनाने में नहीं किया जाता। तो HTML का किया जाता है दोस्तों, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DHTML का भी किया जाता है और जावा का भी किया जाता है, फोर्ट्रॉन का प्रयोग नहीं किया जाता। निम्न में से कौन सी भाषा का इंटरनेट से जुड़े वेब पेज का प्रयोग नहीं किया जाता, तो फोर्ट्रॉन का नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास 3 सेकंड का समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। मानो पिता की उम्र 3 गुना है तो मोहन की कितनी हो गई 1 गुना, तो दोनों की उम्र का योग है 60 वर्ष। अगर दोनों की उम्र का योग है 60 वर्ष तो दोनों के बराबर अनुपात क्या हो गया, तो 60 के बराबर हो गया दोस्तों 4। 3 तो मोहन के पिता की गुनी है और 1 मोहन खुद हो गया सॉरी, तो ये कितने हो गए 4। अब देखो तो मोहन की उम्र क्या होगी, तो मोहन की उम्र 3 गुनी पिता की है, तो आपको पता है 60 का मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के 15 की। तो मोहन 1 गुना है, पिता 3 गुना है, तो मोहन की उम्र पूछिए यानी मोहन के पिता की पूछे तो आ जाएगा आंसर आपका 45, और मोहन की पूछे तो आंसर आ जाएगा 15। अगर आपको यहाँ पर मोहन की उम्र पूछी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 वर्ष, क्या हो जाएगा 15 वर्ष। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 आदमी एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, 7 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 4 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सीधा सा क्वेश्चन है, 4 को 16 से काट दो 4, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 28 दिन, 28 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 85 डिवाइड 0.0009। अब देखो इस क्वेश्चन की एक साधारण सी ट्रिक है, पॉइंट के बाद में जितने भी अंक आ रहे हैं उतने ही उस संख्या को डिवाइड में कर दो। अब देखो 45 बट्टा पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4, तो आप ऊपर भी 4 शून्य लगा दो भाई, ठीक है। 9 9 पंजा 45, 5 के बाद में कितनी बिंदी है 4, तो ये कितने होंगे 50,000। 50,000 का कोई आंसर है क्या, ये रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, HTML का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। तो दोस्तों HTML का प्रयोग किया जाता है वेबसाइट बनाने में। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आगे बात करते हैं हम 12, 16 और 30 का एलसीएम या लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करो। तो आप सबको पता है ऐसी संख्या देखनी है इन चारों ऑप्शनों में आपको जिसमें इसका गुणा हो जाए या भाग चला जाए। तो मेरे ख्याल से एक संख्या मुझे दिखाई दे रही है, सीधा सा आंसर है 240। ये संख्या ऐसी है जिसमें 12 का भी डिवाइड हो जाएगा, 16 का भी हो जाएगा और 30 का भी हो जाएगा, ठीक है।
आगे बात करते हैं फ़ॉन्ट बदलने के किस मेन्यू में जाना पड़ता है। तो फ़ॉन्ट बदलने के लिए आप सबको पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है एकदम, फॉर्मेट मेन्यू में जाना होता है। आगे बात करते हैं एक कंप्यूटर वायरस कैसे फैलाता है। तो देखो, उपयोगकर्ता के हाथों से तो नहीं फैलता। अगर मान लो मैं कंप्यूटर उपयोग करता हूं तो मेरे हाथों से तो वायरस नहीं फैलता, ये कोई कोरोना वायरस तो है नहीं। आगे बात करते हैं कीबोर्ड से भी नहीं फैलता, कंप्यूटर के तार बदलने से भी नहीं फैलता। ये कैसे फैलता है? सीडी नेटवर्क या सूचनाओं के आदान प्रदान करने से। मान लो मेरे कंप्यूटर में वायरस था और मैंने कोई सीडी डाली तो मेरी सीडी में वायरस चला जाएगा। अब मैं वो सीडी आपके कंप्यूटर में डालूंगा तो वो सीडी वाला वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। ऐसे कंप्यूटर के अंदर वायरस फैलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है, तो वह कौन सी टेपोलॉजी है? तो वह टेपोलॉजी है बस टेपोलॉजी। इसमें नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने 23 क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा वादा है जो ये वीडियो एक बार देख लेगा वो आगे उसके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो रहेगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरा वादा है इनमें से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों एक बात, आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और दोस्तों अगर कोई कमी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए प्रयास मैं करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।